नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और इंडिया चाहता है में आप सबका स्वागत है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा लहराने की तैयारी चल रही है, लेकिन एक तैयारी आतंकवादियों की भी है। वो तैयारी नहीं बल्कि साजिश है हिंदुस्तान में खलबली पैदा करने की। आज इंडिया चाहता है में मैं आपको दिखाऊंगा कि नुपुर शर्मा को मारने के लिए पाकिस्तान ने किस तरह साजिश रची है। आपको यह भी दिखाऊंगा कि अजमेर से अमरावती और अमरावती से पटना तक कैसे कट्टरपंथी ताकतों का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता जा रहा है। और आज यह भी दिखाऊंगा कि शिवसेना पर कब्जे की चौथी लड़ाई भी एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से जीत ली है। लेकिन शुरुआत नुपुर शर्मा विवाद से करना चाहता हूं। पटना में पीएफआई के सदस्यों तक पुलिस की जांच पहुंची तो उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है। और आज जब नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट में अपनी हिफाजत की फरियाद कर रही थी, उसके ठीक पहले यह खबर आई कि पाकिस्तान से एक सुपारी किलर नुपुर को मारने के लिए भारत के राजस्थान में पहुंच चुका है। हमारा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा है। क्या नुपुर शर्मा विवाद को पाकिस्तान के समर्थन से ही हवा दी जा रही है? क्या नुपुर शर्मा विवाद को पाकिस्तान के समर्थन से ही हवा दी जा रही है? अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन ए को क्लिक करें, अगर आपको लगता है नहीं तो बी को क्लिक करें। @ABP न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर अपने जवाब जरूर भेजिए। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर अब पाकिस्तान की आतंकवादी गंदगी खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहुद्दीन में कुछ मौलवियों ने मिलकर नुपुर के खिलाफ साजिश रची और उसे अंजाम देने के लिए अपने एक गुर्गे को सीमा पार करा दिया, यानी भारत भेज दिया। वो तो भारतीय बीएसएफ के जवान बहुत मुस्तैद थे जिन्होंने इसे पकड़ लिया और तब हुआ खुलासा नुपुर के खिलाफ इस इंटरनेशनल साजिश का। देखिए राजस्थान से मनीष शर्मा और दिल्ली से निपुण सहगल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं। सलमान चिश्ती की धमकी जो नुपुर शर्मा की लाएगा मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा पूरा। पीएफआई का प्लान नुपुर शर्मा। और अब नुपुर शर्मा को मारने के लिए सीधे सरहद पार से मौत का परवाना लेकर आया एक पाकिस्तानी। एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े, कुछ धार्मिक किताबें, 2 चाकू, एक बड़ा एक छोटा। नाम रिजवान अशरफ, पता मंडी बहुद्दीन पंजाब पाकिस्तान। मकसद नुपुर शर्मा की हत्या। राजस्थान सीमा से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे इस घुसपैठिए को बीएसएफ ने पकड़ा और जब इससे पूछताछ हुई तो नुपुर शर्मा को मारने की पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ। एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े, कुछ धार्मिक किताबें, 2 चाकू, एक बड़ा एक छोटा। जो नुपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया था उसके विरोध में उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर ये आना चाहता था। रिजवान के दिमाग में नुपुर शर्मा की हत्या का प्लान कहां से आया? क्या वो अकेला ही इसका हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई और भी है? नुपुर शर्मा की हत्या का इरादा लेकर रिजवान अशरफ भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। दरअसल नुपुर की हत्या का प्लान पाकिस्तान के मंडी बहुद्दीन में मौलवियों की बैठक में तैयार हुआ। इस बैठक में रिजवान भी मौजूद था। रिजवान पहले लाहौर के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश में था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद उसने साहिवाल होते हुए हिंदूमल कोर्ट में घुसने का प्लान बनाया। भारत में आने के बाद श्री गंगानगर के रास्ते उसे अजमेर आना था। अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने के बाद नुपुर शर्मा की हत्या करने का उसका प्लान था। इसको कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, वो कैसे पहुँचेगा। बस ये जो है रिलीजियसली इतना मोटिवेटेड है कि वो ये कार्य को करने के लिए यहाँ पर आया।
नुपुर के साथ अजमेर का कनेक्शन बार बार जुड़ रहा है। अजमेर से उन्हें बार बार धमकी मिल रही है। ऐसे में कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या पाकिस्तानी साजिश का है अजमेर कनेक्शन? सवाल नंबर 2, क्या अजमेर में थे रिजवान के मददगार? सवाल नंबर 3, क्या रिजवान किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? 5 संयुक्त एजेंसियां रिजवान से पूछताछ में जुटी हैं और बहुत जल्द पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा। पहले धमकियां, फिर पीएफआई के मॉड्यूल में संदिग्ध आतंकियों के पास नुपुर का फोन नंबर और पता मिलना, और अब पाकिस्तानी घुसपैठिए का पकड़ा जाना। क्या ये बहस संयोग है? इसी तरह के खतरे को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में नुपुर ने अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। जजों ने ये माना है कि खतरे के मद्देनजर नुपुर शर्मा का अलग अलग हाईकोर्ट में जाकर याचिका दाखिल कर पाना संभव नहीं होगा। ऐसे में कोर्ट ने सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर नोटिस जारी किया है। 10 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन नुपुर शर्मा के लिए सबसे बड़ी राहत की बात आज यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि 26 मई के टीवी कार्यक्रम को लेकर अब तक जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई हैं या भविष्य में दर्ज होंगी, उनमें फिलहाल नुपुर की गिरफ्तारी नहीं होगी। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ही नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई थी और मामले को सुनने से इनकार कर दिया था। लेकिन नुपुर पर बढ़ते खतरे को देख सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उन्हें राहत दे दी। श्रीगंगानगर से मनीष शर्मा के साथ दिल्ली से निपुण सहगल की रिपोर्ट। इस बीच नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी हिफाजत की गुहार लगाई है। आज जिस तरह पाकिस्तान से एक शख्स 11 इंच लंबा चाकू लेकर हिंदुस्तान की सीमा में आ गया, उससे आप हालात की गंभीरता को समझ सकते हैं। आप ये समझिए कि नुपुर कांड का पाकिस्तान कनेक्शन है क्या। आज श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने जिस रिजवान अशरफ को पकड़ा, वो पाकिस्तान का नागरिक है। साजिश को अंजाम देने से पहले वो अजमेर जाना चाहता था। उसी अजमेर शरीफ में जहां के खादिम गौहर चिश्ती, सलमान चिश्ती और सरवर चिश्ती ने नुपुर शर्मा का गला काटने की अलग अलग वक्त में धमकियां दी थी। इससे पहले उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काटने वालों का भी पाकिस्तान कनेक्शन ही निकला था। कन्हैया लाल के दोनों हत्यारे गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार का पाकिस्तान से कनेक्शन था। राजस्थान सरकार के मुताबिक दोनों का पाकिस्तान के आतंकी संगठन दावत-ए इस्लाम से संपर्क था, ये बात साबित हुई है। अमरावती मर्डर कांड के मास्टरमाइंड शेख इरफान के एनजीओ को भी पाकिस्तान और अरब देशों से ही फंडिंग मिलती थी। ये बातें भी जांच एजेंसियों के पास आई हैं और अब रिजवान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान कनेक्शन पुख्ता होता दिख रहा है। उधर नुपुर मामले के बाद गुपचुप तरीके से एक्शन में आया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। बिहार को यह अपना नया हेडक्वार्टर बनाना चाहता था। यह खुलासा पटना से गिरफ्तार पीएफआई के गुर्गों ने ही पुलिस के साथ पूछताछ में किया है। देश के 23 राज्यों में पीएफआई सक्रिय है। कैसे वो नफरत की नई फैक्ट्री बिहार में बनाने की फिराक में था, इसी पर देखिए ये बेहद एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। एक निहत्थे पर जानलेवा हमला। चाकू कैसे मारा यार? तू हॉस्पिटल जा यार। एक निहत्थे पर चाकू से 6 बार वार। एक निहत्थे पर 4 से 5 लोगों का हमला। बिहार के सीतामढ़ी के अंकित झा का कहना है कि उनके साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था। बस यही बात वहां मौजूद दूसरे समुदाय के कुछ नौजवानों को चुभ गई। आप क्या नुपुर शर्मा कोई वीडियो देख रहे थे तो आप पर कोई युवकों ने अटैक कर दिया? यस सर। क्या पूरा मामला? वीडियो देख रहे थे, वो लड़का आया, बोला कि क्या देख रहा है, फिर वो शांत रहा, फिर वो सिगरेट पी के धुआं जबरदस्ती फेंका मेरे मुंह पे, ऐसे करके आग फिर फेंका, सिगरेट का आग जो होता है। हम उस पे बोले कि नहीं फेंक, ऐसे झगड़ा वगड़ा किए। उसके बाद झगड़ा किए, 2-3 जन से झगड़ा हुआ, चौथा आके चाकू मार दिया, 3 जन आके चाकू मारा पीछे से।
हालांकि सीतामढ़ी पुलिस हमले को नुपुर शर्मा के एंगल से नकार रही है, लेकिन स्याह सच ये है कि नुपुर के नाम पर नफरत का जो खूनी खेल शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बिहार मुस्लिम चरमपंथियों के लिए नए ठिकाने के तौर पर उभरा है। यहाँ नुपुर के नाम से नफरत की नई फैक्ट्री खड़ी करने की योजना थी और ये बात फुलवारी शरीफ केस में गिरफ्तार पीएफआई के अतहर परवेज ने खुद कबूली है। परवेज के मुताबिक सीमांचल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पीएफआई बिहार के पूर्णिया में अपना हेडक्वार्टर बनाना चाहता था। वीआईपी इलाके में 2 मंजिला इमारत 30,000 रुपए महीना किराए पर लेने की योजना थी। पूर्णिया में हेडक्वार्टर बनाने के पीछे मकसद ये था कि पकड़े जाने का डर हो तो नेपाल भागा जा सके। अतहर परवेज के फोन से नुपुर शर्मा का फोन नंबर और पता मिला है। इसके बाद मामले की जांच कर रही आईबी, एनआईए और पटना पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। पुलिस को शक है कि दोनों नुपुर के खिलाफ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एक के बाद एक हो रहे इन खुलासों के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार सरकार से पीएफआई को बैन करने की मांग उठाई है। जो पीएफआई के बारे में जो बिहार में खुलासा हुआ है कि किस तरह से प्रधानमंत्री की यात्रा के पूर्व उनकी पूरी तैयारी थी, उनका जो पाकिस्तान कनेक्शन है उसका भी खुलासा हो चुका है। ये दिखलाता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह के लोगों को प्रश्रय दे रही है। और अब जो खुलासा हुआ, मुझे लगता है कि अब इसके बाद बिहार सरकार और भारत सरकार को इस संस्था पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार करना चाहिए। बिहार में पीएफआई की जड़ें जितनी खोदी जा रही हैं, वो उतनी ही गहरी निकल रही है। हर ओर से हल्ला हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार हैं कि चुप्पी साधे बैठे हैं। नीतीश न कैमरे पर सामने आ रहे हैं और न ही अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। नुपुर का विवादित बयान कट्टरपंथियों के लिए ढाल बन गया है। वो धर्म के नाम पर बेकसूरों का खून बहा रहे हैं। कट्टरपंथियों ने पहले उमेश कोहले, फिर कन्हैया लाल को मौत के घाट उतारा और अब बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी दी है। वजह ऐसी है कि आप सुनकर सन रह जाएंगे। कादिर अली राजस्थानी नाम उसमें अंकित किया गया है। दरअसल में कन्हैया लाल का जो सर कलम किया था, तो उसके बाद में उदयपुर में गया था, उनके परिवार से मिला था। उनकी माली हालत देखते मैंने मेरे 1 महीने की तनख्वाह की उनको घोषणा की थी, दे भी दी। उसका ज्यादा जिक्र है, तुम हिंदूवादी हो, तुम ऐसे उनको करते हो, तुम गुस्ताखी कर रहे हो, हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारे भी हालात वही कर दिए जाएंगे जो कन्हैया लाल के हुए थे। नफरत खत्म होने की भी एक सीमा होती है, लेकिन जिस रफ्तार से खून खराबा, हत्या, पत्थरबाजी, आगजनी और धमकियों का दौर चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो अंदर खाने आग को सुलगाए रखना चाहती है। और इसी फोर्स के मोहरे कभी बिहार से गिरफ्तार होते हैं तो कभी राजस्थान से। और इस मामले में एक खबर यह है कि फुलवारी शरीफ मामले में ईडी जांच कर सकती है, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। उसने पटना पुलिस से दस्तावेज मांगे हैं और ऐसा लगता है कि देश में कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं छुई मुई की तरह हो गई हैं। छुआ नहीं कि मुरझा जाती हैं, बल्कि कहना चाहिए कि किसी ने कुछ बोला नहीं कि अगला जहर उगलने लगता है। इसकी ही एक कड़ी लखनऊ के लुलु मॉल से जुड़ती है। आज लखनऊ पुलिस ने मॉल में नमाज पढ़ने वाले 11 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो वीडियो वायरल होने के बाद से ही फरार बताए गए थे। और इस वक्त ऑपरेशन लुलु मॉल से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है, जो इस वक्त हमको पता लग रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने मुस्लिम बनकर ऑपरेशन किया। बड़ी खबर है ये। जालीदार टोपी, पठानी ड्रेस में थे पुलिस वाले। आरोपियों के चश्मे, घड़ी और मोबाइल से सुराग मिला है। 600 से ज्यादा वीडियो फुटेज लखनऊ पुलिस ने खंगाले। 350 से ज्यादा मोबाइल कॉल्स को खंगालना पड़ा, तब आरोपियों तक, इन 4 आरोपियों तक लखनऊ की पुलिस पहुंची है। आरोपियों के व्हाट्सएप डीपी से पुलिस ने कड़ियों को जोड़ा और उन तक पहुंची। एसजेएम कोर्ट ने सारे आरोपियों को अब 1 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया है, न्यायिक हिरासत में। 350 से ज्यादा कॉल खंगाले गए, 600 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे गए, तब जाकर इन 4 को पकड़ पाए। पकड़े गए आरोपियों में कोई मदरसा चलाता है तो कोई मदरसे में पढ़ता है। एक आरोपी बी फार्मा का छात्र है। और ये विवाद शांति हो रहा था कि आज लुलु मॉल में महंत परमहंस दास पहुंच गए
वो मॉल में जाकर शुद्धिकरण करना चाहते थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस अधिकारियों से बदतमीजी पर उतर आए। ये वही परमहंस दास हैं जो कहने को तो साधु हैं, संत हैं, इनका अयोध्या में प्रवेश वर्जित है। साधुओं ने इनको वहां अयोध्या में आने से मना कर रखा है, लेकिन जहां भी इस तरह के विवाद होते हैं तब ये हंगामा खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। चाहे वो आगरा का मामला हो, ताजमहल का, वहां जाएंगे ये पूजा करना चाहते हैं, चाहे लुलु मॉल में जाना हो वहां जाके शुद्धिकरण करना चाहते हैं। यानी जहां विवाद, जहां सुर्खियां, जहां कैमरे, वहां पर परमहंस दास। पिछले साल हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने ही जल समाधि बनाने की धमकी दी थी। ये अपने आप को महंत कहते हैं, लेकिन अयोध्या के साधु इनको अपनी जमात में रखने से शर्माते हैं। अब ये नमाज की जगह पर मंत्र पढ़ने लुलु मॉल पहुंच गए हैं। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट देखिए, आपको पता लगेगा कि ये महंत हैं या वाकई में सुर्खियों को पसंद करने वाले एक साधु। दूर खड़े हो, दूर खड़े हो तो मैं दूर खड़े हो, दूर खड़े हो, दूर खड़े हो तो मैं भगवा पहना हूं ना, इसलिए इनको रोक रहे। ये हाई वोल्टेज ड्रामा लखनऊ के उसी लुलु मॉल के बाहर हुआ जो नमाज पढ़ने वाले वायरल वीडियो की वजह से पहले से चर्चा में है। और आज मॉल के दरवाजे पर आचार्य परमहंस आ धमके, लेकिन वो अंदर दाखिल हो पाते उससे पहले ही पुलिस ने रास्ता रोक लिया। बस फिर क्या था, परमहंस बिफर पड़े। अगर ये जिहाद का केंद्र है, अगर आतंकवाद का केंद्र भारत में रह के भगवा का परमहंस जिद पर अड़े थे कि वो मॉल के अंदर जाएंगे ही। पुलिस ने रोका तो कहा सुनी, धक्का मुक्की में बदल गई। फिर बाबा का गुस्सा फट पड़ा। इसलिए इनको रोक रहे। अरे तुम दूर खड़े हो, दूर खड़े हो, दूर खड़े हो तो दूर खड़े हो। आशीष थोड़ा पीछे शिष्टाचार आता है, कैसी बात कर रहे हो? माने भारत में रह के भगवा का ये कहा सुनी तो मॉल के अंदर जाने के लिए हुई। अब बाबा से ही सुनिए कि आखिर वो मॉल के अंदर जाना क्यों चाहते थे। ये लोग जो है इसको यहाँ ये लोग आतंकवादी गतिविधि चलाना चाहते हैं, वही हम देखने आए। देखिए किस समय बदतमीजी पेश आ रहे हैं। आप क्या करने आए थे? अरे हम आए थे यहाँ शुद्धिकरण के लिए, लुलु मॉल में शुद्धिकरण के लिए। मैं अकेले आया हूँ। कैसे करेंगे शुद्धिकरण? अरे मैं आऊंगा, मंत्र पढ़ूंगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्धिकरण क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अवैध रूप से यहाँ नमाज पढ़ी गई है, अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई है। परमहंस मॉल के अंदर उस जगह का शुद्धिकरण करने पहुंचे थे जहां नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। उनकी मुराद तो पूरी नहीं हुई, नया बखेड़ा जरूर शुरू हो गया। ये वीडियो जब से वायरल हुआ है, लखनऊ पुलिस की नाक में दम हो गया है। हिंदू संगठनों और परमहंस जैसे लोगों का सवाल है कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि शॉपिंग मॉल में सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़नी पड़ी। इस सवाल का जवाब पुलिस ने आज देने की कोशिश की है। 11 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यही है 11 में से वो 4 मोहम्मद रेहान, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद नोमान और चौथा आतिफ खान। ये चारों के चारों वीडियो में नमाज पढ़ने वालों में शामिल थे। गिरफ्तार किए गए चारों युवक लखनऊ के ही रहने वाले हैं। विवाद के बाद से ये चारों ही युवक अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन लखनऊ पुलिस ने सीसीटीवी सर्विलेंस के जरिए इनको धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए 2 युवक मोहम्मद लुकमान और मोहम्मद नोमान यूपी के सीतापुर के रहने वाले हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने सियासी करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ा संकट अपनी पार्टी को एकनाथ शिंदे के हाथ में जाने से बचाने का है। उद्धव हुंकार भी भरते हैं तो उनका दर्द छलकने लगता है। शिंदे ने आज बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो शिवसेना में मुर्गे लड़ा रही है। उद्धव ने कहा है कि आप मेरे तरकश से कितने भी तीर क्यों ना निकाल लीजिए, लेकिन उस तीर को चलाने के लिए जिस धनुष की आपको जरूरत होगी वो मेरे पास है। जिस शिवसेना पर ये दावा ठोक रहे हैं वो भी मेरे पास है। हमारे लोग गद्दार नहीं हैं,
मेरे लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। तकलीफ इस बात की है कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है। बीजेपी मुर्गा लड़ा रही है और इस लड़ाई में जब एक मुर्गा मर जाएगा तब वो दूसरे मुर्गे को भी मारकर शिवसेना को खत्म कर देंगे। इस तरीके से उनकी मंशा पूरी हो जाएगी। ये सब उद्धव ठाकरे ने बोला है। उद्धव को लगता है कि शिवसेना को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची है, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट को अपने आप को वो असली शिवसेना बताती है। विधायक, सांसद, संगठन, मुख्यमंत्री पद सब कुछ उद्धव ठाकरे से छीन लेने के बाद एकनाथ शिंदे दिल्ली में थे। यहां करीब 2/3 सांसदों ने भी कह दिया कि शिंदे ही उनके नेता हैं। तो अब लड़ाई पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी सिंबल और शिवसेना भवन पर कब्जे को लेकर आ पहुंची है। क्या यहां भी एकनाथ शिंदे अपना कब्जा जमाएंगे और उद्धव ठाकरे को बाहर का रास्ता दिखाएंगे? जून को ऑपरेशन मुंबई खत्म। शिंदे सेना का ऑपरेशन दिल्ली चालू आहे। हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं। ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है। अब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कभी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में नहीं आए आणि आम्हाला पूर्ण न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे। शिवसेनेचे तुकडे करू इच्छित आहे। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना किसकी है, इसे लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच रस्साकशी जारी है। उद्धव ठाकरे गुट पर फाइनल प्रहार के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली में जम गए हैं। पार्टी का मुंबई वाला किला तो वो कब का फतेह कर चुके हैं, अब दिल्ली के किले की बारी है और इसीलिए शिंदे शिवसेना के सांसदों में अपना बाहुबल दिखा रहे हैं। ये 12 सांसद जो है उन्होंने भी हमारे जी बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार वाली जो भूमिका है उसे स्वीकार किया है, उसको समर्थन दिया है, ताकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो विधायक लोगों ने जो भूमिका ली हुई है वो लोगों के हित की है और राज्य के विकास की है। लोकसभा में शिवसेना के 19 सांसद हैं। इनमें से ज्यादातर सांसदों को एकनाथ शिंदे गुट ने अपने पाले में कर लिया है। 12 सांसदों के एक गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करके राहुल शेवाले को फ्लोर लीडर के तौर पर मान्यता देने की मांग की। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल शेवाले को फ्लोर लीडर के तौर पर मान्यता दे भी दी है। यही नहीं, इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से अपने लिए सुरक्षा की मांग भी की है। 12 सांसद वहाँ पे गए थे और हमने रिक्वेस्ट किया है स्पीकर साहब से कि इससे पहले जो विनायक राउत जी थे हमारे फ्लोर लीडर, तो उनकी बजाय राहुल जी शेवाड़े, इनको हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं और इसकी मान्यता, इसको अप्रूवल दिया जाए। अब यह तय हो गया है कि उद्धव ठाकरे से ज्यादा सांसद एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं। उद्धव गुट को भी खतरे का अंदाजा था, तभी सांसदों की इस मुलाकात से पहले ही लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी दे दी गई थी कि अगर कोई सांसद शिवसेना का नेता सदन होने का दावा करता है तो वो गलत होगा। पार्टी के साथ में जो आम शिवसैनिक है, जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वो मजबूती से है, बिल्कुल दुरुस्त है। कोई भी अगर इस तरह की हरकत करने की कोशिश भी करता है तो वो असफल रहेगी। एकनाथ शिंदे एक एक सीढ़ी चढ़कर उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ा रहे हैं और शिवसेना पर अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं। इस सीढ़ी के पहले कदम पर उन्होंने शिवसेना के विधायकों को अपने पक्ष में किया, दूसरे कदम पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद हासिल किया, तीसरे कदम पर उन्होंने पार्टी संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत की और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली और पुरानी को भंग कर दिया। चौथे कदम पर उन्होंने शिवसेना के 12 सांसदों को अपने पाले में कर लिया। और अब सवाल यह है कि 5वां कदम क्या पार्टी के तीर कमान वाले सिंबल और शिवसेना भवन पर शिंदे का कब्जा करा देगा? एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना पर अपना दावा हासिल करने के लिए चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसे इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जिसमें उसके खेमे के विधायकों की मान्यता को लेकर स्थिति साफ होगी। आम्हाला पूर्ण न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे
कारण लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व आहे. कायद्यामध्ये आणि घटनेमध्ये जी तरतूद आहे त्याचं पुरेपूर पालन आम्ही केलेलं आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर आम्हाला विश्वास आहे. जो होगा वो देखा जाएगा. शिवसेना के टुकड़े करू इच्छित है या मंत्रिमंडल बनाने के लिए लिस्ट लेकर के भी दिल्ली में नहीं आए थे. शिवसेना के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो आए, ठीक है. अब वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के मुख्यमंत्री है लगभग, लेकिन वो शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है. उद्धव ठाकरे असमंजस में है. वो इमोशनल कार्ड खेल चुके, ठसक दिखा चुके, सांसदों की बात मानकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देकर झुक भी गए, लेकिन सब मिट्टी में गया. अब फिर उन्होंने पलटी मारी है और उपराष्ट्रपति पद पर विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन दिया है. उद्धव गुट का यह असमंजस बता रहा है कि वो बाजी हार चुके हैं. अब लड़ाई शिवसेना भवन पर कब्जे की है. अगर वो भी उद्धव के हाथ से छूटा तो ठाकरे का सियासी प्रभाव मातोश्री तक सिमट सकता है. इस बीच महाराष्ट्र के घटनाक्रम से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे को गिरफ्तार कर लिया है. अभी कुछ देर पहले गिरफ्तारी हुई. आज ईडी के सामने पेशी थी और अंत में ईडी ने संजय पांडे को गिरफ्तार किया है. इनकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है. संजय पांडे को बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी थे. जब सत्ता बदली, मुख्यमंत्री की कुर्सी उद्धव ठाकरे ने छोड़ी और वहां पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार बनी, तभी से माना जा रहा था कि संजय पांडे पर अब गाज गिर सकती है. आज राजधानी दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर खनन माफिया ने हरियाणा पुलिस के एक डीएसपी को मौत के घाट सरेआम उतार दिया, वो भी डंपर तले रौंद कर. अमूमन वर्दी में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर अपराधी हाथ नहीं डालते हैं. ऐसा हम मानते हैं कि उनका खौफ होता है, वो डरते हैं. लेकिन हरियाणा में कैसे खाकी पर खनन माफिया भारी पड़ गया है, देखिए ग्राउंड से ये रिपोर्ट. अवैध खनन वाला एक डंपर धड़धड़ाते हुए आया और अपनी ड्यूटी निभा रहे हरियाणा पुलिस के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को रौंदता हुआ चला गया. हरियाणा के नूह जिले में तैनात डीएसपी सुरेंद्र सिंह का यही गुनाह था कि उन्होंने अवैध खनन करने वाले माफिया से लोहा लिया. पहाड़ को मिट्टी में मिलाकर करोड़ों कमाने वाले माफिया की गुंडागर्दी देखिए कि वर्दी का भी खौफ नहीं. करीब 11:30 बजे डीएसपी सुरेंद्र सिंह को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर अवैध खनन का काम हो रहा है. वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे और जो अवैध खनन कर रहे थे यहाँ पर लोग, उन्होंने डीएसपी को ही मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी तमाम आला अधिकारियों को मिली. तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे. अब कई टीमों को बनाया गया है उन कातिलों को पकड़ने के लिए जिन्होंने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को मौत के घाट उतारा है. मंगलवार सुबह डीएसपी सुरेंद्र सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि पचगांव की पहाड़ियों पर अवैध खनन चल रहा है. अपनी टीम के साथ वो दोपहर 12:15 बजे वहां छापा मारने पहुंचे. सुरेंद्र सिंह ने पहला काम ये किया, अपनी गाड़ी लगाकर अवैध खनन वाले डंपर को रोक लिया. उसके बाद डीएसपी साहब जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे, ड्राइवर ने डंपर उन पर चढ़ा दिया. सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा. और जहाँ तक जो मेरी जानकारी है, उस जो डंपर है उसकी पहचान कर ली गई है और डंपर का जो ड्राइवर है अपने डंपर को लेकर के आसपास ही कहीं छुपा है. बहुत जल्दी हम उस डंपर को ही पकड़ेंगे, ड्राइवर को ही पकड़ेंगे. ऐसे सिपाही को हम वीरता का दर्जा देते हैं और वीरता के बदले में ही और उनको जो सहायता सहयोग है. ये घटना खट्टर सरकार की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल या निशान थी. पुलिस आनन फानन में हरकत में आई. नूह में ही एक बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें उसे गोली लगी. पुलिस ने इक्कड़ नाम के उस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है. एग्जैक्ट जो हमारे जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट है, बिकॉज हमारी टीम्स काफ़ी फील्ड में है और वी आर वेरी होपफुल कि हमें सक्सेस जल्दी मिल जानी चाहिए. डीएसपी साहब की हमारे जो मृत्यु हुई, दिस वाज अ वेरी सैड इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस. डंपर भी हमारा जल्दी रिकवर हो जाएगा. वी विल कम आउट विद द फुल प्रोग्रेस ऑफ द केस वेरी सून. लेकिन एक होनहार पुलिस वाले की असमय मौत का हिसाब कौन देगा, जिसे 3 महीने बाद रिटायर होना था? और उन खनन माफियाओं पर क्या इसके बाद नकेल कसेगी जो पहाड़ों को रौंदकर पर्यावरण का सत्यानाश कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर
श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। आज एक जमाने में कांग्रेस की कद्दावर नेता रही अल्वा की उम्मीदवारी को लेकर अब कांग्रेस घिरी हुई है। वजह है मार्गरेट अल्वा की आत्मकथा में सोनिया गांधी पर लगाए गए संगीन आरोप। विपक्ष ने अल्वा के नाम का ऐलान किया तो बीजेपी ने कांग्रेस के पुराने घाव पर नमक डालना शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने आखिरकार क्यों बनाया सोनिया गांधी की विरोधी मार्गरेट अल्वा को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, इसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। तस्वीर नंबर 1। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का नामांकन पर्चा अपने हाथ से देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ अपने हाथ से अपना पर्चा देती हुई मार्गरेट अल्वा। तस्वीर नंबर 2। जगदीप धनखड़ से हंसी मजाक करते प्रधानमंत्री मोदी तो दूसरी तरफ मार्गरेट अल्वा और राहुल गांधी के बीच खिंची खिंची सी मुलाकात। तस्वीर नंबर 3। एक तरफ जगदीप धनखड़ के नामांकन के बाद बाहर निकलकर उनके साथ तस्वीर खिंचवाते पीएम मोदी तो दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी नामांकन के बाद बिना रुके मार्गरेट अल्वा को छोड़कर आगे बढ़ गए। कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं। उपराष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवारों के नामांकन में माहौल बिल्कुल अलग अलग था। एक तरफ उत्साह था और दूसरी तरफ औपचारिकता साफ नजर आ रही थी। तो क्या ये औपचारिकता उपराष्ट्रपति के चेहरे को लेकर, विपक्ष की चॉइस को लेकर थी, जिसे न चाहते हुए भी कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ा? मार्गरेट अल्वा का इतिहास राजनीतिक तौर पर विवादों से घिरा रहा है। राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहीं और कांग्रेस सरकार के दौरान राज्यपाल रहीं मार्गरेट अल्वा ने गांधी परिवार के खिलाफ ही मोर्चा बुलंद कर दिया था। मार्गरेट अल्वा ने सोनिया गांधी, संजय गांधी और इंदिरा गांधी तक पर संगीन आरोप लगाए थे। मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में गांधी परिवार पर जो आरोप लगाए उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। अल्वा का आरोप था कि मनमोहन सरकार में सोनिया की मर्जी चलती थी। मनमोहन सिंह उन्हें कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन सोनिया ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अल्वा ने यह भी लिखा है कि सोनिया और नरसिम्हा राव को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था और दोनों एक दूसरे पर नजर रखते थे। अल्वा के मुताबिक बोफोर्स मामले के दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद जब राव ने इसके खिलाफ अपील का फैसला किया तो सोनिया ने उनसे कहा कि क्या नरसिम्हा राव उन्हें जेल भेजना चाहते हैं। अल्वा ने आरोप लगाया कि नरसिम्हा राव की मौत के वक्त उनका शव सोनिया गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय नहीं लाने दिया। ऐसा करके उन्होंने नरसिम्हा राव से बदला लिया। अल्वा ने किताब में लिखा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट की खरीद फरोख्त का मामला उन्होंने उठाया तो उन्हें ही बर्खास्त कर दिया गया। सोनिया के अलावा संजय गांधी पर अगस्ता वेस्टलैंड के बिचौलिए से कथित रिश्ते का भी आरोप अल्वा ने लगाया था। इस किताब की रिलीज के बाद गांधी परिवार के साथ मार्गरेट अल्वा के रिश्ते खराब हो गए और उनका राजनीतिक करियर भी खत्म हो गया। लेकिन अब अचानक कांग्रेस ने उन्हें विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। अब इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है कि विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस को फंसा दिया। कांग्रेस करप्ट पार्टी है, ये सारे विपक्षी मिलकर कह रहे हैं, क्योंकि मार्गरेट अल्वा ने ये बातें की। उन्होंने कहा कि डिफेंस डील गांधी फैमिली करती है, नरसिम्हा राव को तंग गांधी फैमिली ने किया, पैसा लेके टिकट जो है गांधी फैमिली बांटती है। ये सारे आरोप तो मार्गरेट अल्वा लगा चुकी है ना। उसके बाद सारे ज्वाइंट ऑपोजिशन का यदि कैंडिडेट हो जाता है तो घर का भेदी लंग काटा। ये वक्त पड़े भाका तो गधा को कहे काका। कांग्रेस में आज मजबूरी है, कोई तैयार नहीं है। और राष्ट्रपति चुनाव में भी देखे आप, कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, कैसे कैसे खड़ा किए। शरद पवार क्या क्या बोले थे सोनिया गांधी के बारे में, बाद में सब मिल गए। तो इनकी परंपरा रही है, सत्ता केवल मात्र है, इसलिए सत्ता में जाने के लिए, और आज तो कोई उनके लिए कैंडिडेट भी नहीं मिलता, इसलिए मजबूरी उनको खाना खड़ा करना पड़ा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लगता है कि विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस को फंसा दिया। सारे अपोजिशन वाले कांग्रेस को मारना चाहते हैं कि जिंदा करना चाहते हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे अपोजिशन ये समझते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी का रिवाइवल मुश्किल है, उसको रसातल में चला जाना चाहिए, और यही कारण है उन्होंने मार्गरेट अल्वा को जो है इसका उम्मीदवार चुना।
तो क्या मार्गरेट अल्वा की उम्मीदवारी कांग्रेस के लिए मजबूरी का सौदा है? ना करते भी कांग्रेस को विपक्ष का ये फैसला मानना पड़ रहा है। ये अच्छी कैंडिडेट है, महिला है, माइनॉरिटी कैंडिडेट है, जिसको राज्यसभा में एक्सपीरियंस है और केंद्र में मिनिस्टर थी और गवर्नर भी थी, तो इतने सब क्वालिफिकेशन उसके पास है। और मैं समझता हूँ इतना क्वालिफिकेशन वाला कोई उपाध्यक्ष दूसरे उपराष्ट्रपति में कोई भी नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस नेताओं से मार्गरेट अल्वा की किताब में लगाए आरोपों पर सवाल हुए तो उन्होंने इस पर बोलने से मना कर दिया। मार्गरेट अल्वा की किताब से सामने आए तथ्यों पर फिलहाल कांग्रेस कुछ भी बोलने से बच रही है। जाहिर है उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले सामने आए इन तथ्यों से पार्टी असहज महसूस कर रही है, क्योंकि पार्टी को पता है कि इन तथ्यों का असर चुनाव परिणाम पर पड़े या न पड़े, लेकिन इससे बीजेपी को तंज कसने का मौका तो जरूर मिल गया है। अल्वा के नामांकन के मौके पर सोनिया गांधी नहीं आई। कांग्रेस के मुताबिक सोनिया बीमार हैं। तमाम आरोप लगाने वाली मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो बदले की राजनीति नहीं करती। कभी सोनिया के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन जितेंद्र प्रसाद के बेटे जतिन को मनमोहन सरकार में मंत्री बनवाया। वैसे ही पीएस संगमा ने सोनिया के विदेशी मूल को लेकर पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन सोनिया ने उनकी बेटी अगाथा संगमा को भी मनमोहन सरकार में जगह दिलाई। दिल्ली से रविकांत और प्रशांत के साथ आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो मार्गरेट अल्वा क्यों बनी कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के उम्मीदवार, आपको शायद समझ में आया होगा, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए उनको डिफेंड करना आसान काम नहीं होगा। अब चुनाव भी सर पर आ चुका है और अब आखिर में वक्त है आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाबों की बारी की। आज हमने आपसे नुपुर शर्मा जो लीड स्टोरी है उस पर एक सवाल पूछा था। सवाल था कि क्या नुपुर शर्मा विवाद को पाकिस्तान के समर्थन से ही हवा दी जा रही है। जो जवाब मेरे पास आए हैं, हमको मुझे बताया गया, उसमें ज़्यादातर लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। 73% लोगों ने कहा हाँ, पाकिस्तान के समर्थन से ही नुपुर शर्मा के विवाद को हवा दी जा रही है। 27% ने ऐसा नहीं माना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।